हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समकालीन विश्व राजनीति के बारे में। और इसमें हम सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, वो भी एक स्टोरी की तरह। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। पूरे विश्व में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। अमीर देश गरीब देशों पर अपना राज कर रहे थे। ऐसा खासकर यूरोप के और एशिया के देशों में काफ़ी हो रहा था। ठीक है, यूरोप और एशिया के देशों में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। 1917 में पूर्वी यूरोप के रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके बाद समाजवादी सोवियत संघ अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। यह कई छोटे छोटे गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध का समय आया। सन 1939 में इसकी शुरुआत हुई। यह युद्ध दो गुटों के बीच हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ था, और दूसरा गुट धुरी राष्ट्रों का था, जिसमें जापान, इटली और जर्मनी थे। 1945 में यूएसए ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और धुरी राष्ट्र हार गए। इसके बाद जर्मनी, इटली और बाकी के देश युद्ध से हुई हानि की भरपाई में लग गए और अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर सामने आए। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का। दोनों विचारधाराएं एकदम विपरीत थी एक दूसरे के। इसी कारण दोनों सुपर पावर्स के बीच तनाव रहने लगा। एक दूसरे के फैसले पर दोनों सवाल उठाते थे। दोनों को ही एक दूसरे के फैसलों से नाराजगी होती थी, जिसके कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध क्या होता है? वह स्थिति जब युद्ध होने वाला है ऐसा लगे पर युद्ध असल में होता नहीं है, तो शीत युद्ध की स्थिति बन गई दोनों देशों के बीच। ये ऐसी स्थिति थी कि हथियारों से तो कोई युद्ध नहीं हुआ, पर दोनों महाशक्तियां अपने अपने पावर्स दिखाने लगी। 1945 से पूरे विश्व दो खेमों में बंट गया। कुछ पश्चिमी यूरोप के देश थे जो अमेरिका के साथ हो गए, और कुछ पूर्वी यूरोप के देश थे जो समाजवादी विचारधारा वाले सोवियत संघ के साथ हो गए। जो देश इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे, या फिर जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे, उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया। इसके संस्थापक देश थे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना और यूगोस्लाविया। इन पांचों देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। काफ़ी समय तक शीत युद्ध चलता रहा। कुछ संगठन भी बने, कुछ संधियाँ भी हुई, जिनके बारे में डिटेल से हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। अब शीत युद्ध खत्म होने वाला था। सन 1989 में शीत युद्ध के प्रतीक में बनी बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। यह दीवार जर्मनी के बर्लिन शहर में थी। इसे जनता के द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सोवियत संघ में भी जनता विरोध पर उतर आई। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ ने ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा परमाणु हथियार बनाने पर कर दिया और औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीवादी देशों से पीछे रह गया। सोवियत संघ में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब वहाँ के गणराज्य स्वायत्तता चाहते थे, खुद को अलग बनाना चाहते थे, खुद अलग राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 नए देश अस्तित्व में आए। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे और उसके टूटने के बाद क्या क्या हुआ, ये सब हम लोग डिटेल से चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब दो महाशक्तियों में से एक पूरी तरह टूट चुकी थी और अब बस अमेरिका ही था जो सुपर पावर था। पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व छाने लगा और एक तरीके से वो पूरी दुनिया पर अपना रौब जमाने लगा। उसी समय कुछ ऐसे संगठन भी बने जिन्हें अमेरिका के सामने विकल्प के रूप में देखा गया। उन देशों और संगठनों ने विश्व राजनीति में इस तरह अपने आप को उबारा और इस तरह अपनी भूमिका निभाई कि सभी देशों को अमेरिका पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान और चीन उस समय बहुत शक्ति के साथ उभर कर आया। उस समय भारत और चाइना के बीच काफ़ी बार विवाद की स्थिति भी बनी, यहाँ तक कि लद्दाख और अक्साई चीन पर चीन द्वारा आक्रमण भी किया गया, जिससे दोनों देशों के संबंध बहुत खराब हुए। यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, चाइना के बारे में और वहाँ हुए विकास के बारे में हम लोग डिटेल से चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 को सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उस चैप्टर का जिक्र मैंने नहीं किया। खैर, धीरे धीरे भारत चीन के संबंधों को समझौतों के द्वारा सुधारा गया। अभी तक हम ज़्यादातर यूरोप की तरफ ध्यान दे रहे थे, अब थोड़ा अपने देशों की तरफ भी ध्यान देते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार, ये सभी देश दक्षिण एशिया में आते हैं।
1990 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न हो गए, तब दक्षिण एशिया का क्षेत्र अचानक पूरी दुनिया की नज़रों में महत्वपूर्ण हो गया। इस क्षेत्र में इतने तरह के विवाद और संघर्ष चल रहे थे जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। दक्षिण एशिया के देशों की क्या स्थिति है? पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें राजनीति किस तरह से चलती है? उन देशों के बारे में, दक्षिण एशियाई देशों में जो संगठन बने हैं और जो समझौते हुए हैं, उनके बारे में हम चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया में अच्छे से जानेंगे। कुछ ऐसे संगठन हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सभी देश अब शांति चाहते थे। इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को UNO, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। 51 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, जिसमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? इसके क्या कार्य हैं? यह कितने डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है? और संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं या संगठन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है? उन्हें हम चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जानेंगे। जब दुनिया विकास की ओर बढ़ रही थी, उसी समय पर्यावरण का मुद्दा कुछ इस तरह सबके सामने उभर कर आया कि सबको इस पर ध्यान देना ही पड़ा। पर्यावरण की चिंता के कुछ मुख्य विषय बने, जैसे कृषि की कमी, चारागाह और मत्स्य भंडार का अपक्षय, जलीय प्रदूषण और जल की कमी, वनों की कटाई जैसे कारण सामने आने लगे। जैव विविधता, ओजोन परत की हानि और समुद्री तटीय इलाकों में बढ़ता प्रदूषण जैसे मामले सामने आने लगे, जिसकी वजह से सबको इस पर ध्यान देना ही पड़ा। पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह के संगठन बनाए गए, किसको कैसी जिम्मेदारियां दी गई, इन सब के बारे में डिटेल से हम चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में जानेंगे। तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर देखें ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें हमें साथ में कंप्लीट करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।